नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर के तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत। कोल ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई अदालत के समन पर रोक। पूर्व प्रधानमंत्री को तलब करने की वैधता पर सवाल। गिरिराज सिंह की सोनिया गांधी पर नस्लीय टिप्पणी, बाद में जताया खेद। कांग्रेस ने की मंत्रिमंडल से हटाने की मांग। एयरसेल मैक्सिस सौदा मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि और सहयोगियों की 742 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। आईसीसी के अध्यक्ष कमाल मुस्तफा का इस्तीफा मंजूर। विश्व कप के दौरान अपने अधिकारों के हनन का लगाया था आरोप। सिगरेट और तंबाकू से कैंसर को लेकर पिछोपेश में सरकार। पैकेट के 85% हिस्से पर चेतावनी छापने से पीछे हटी केंद्र सरकार। दिल्ली में तंबाकू पर रोक का नहीं दिखा असर। और आइए देखते हैं आज की हमारी पहली खबर। केंद्र सरकार ने सिगरेट, बीड़ी और अन्य तंबाकू उत्पादों की पैकिंग के 85% हिस्से पर तस्वीर के जरिए चेतावनी छापे जाने के आदेश को फिलहाल टाल दिया है। यह आदेश आज से ही लागू होना था, लेकिन एक संसदीय समिति की सिफारिशों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय को यह अमल टालना पड़ा। 2003 के सिगरेट और तंबाकू उत्पाद कानून की जांच कर रही समिति ने कहा था कि तंबाकू से कैंसर का कोई प्रमाणिक अध्ययन नहीं है। सिगरेट, बीड़ी जैसे तंबाकू उत्पादों से सेहत को नुकसान के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने पैकिंग में चेतावनी के दायरे को 40 से बढ़ाकर 85% करने की कोशिश की थी, लेकिन संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। पार्लियामेंट की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमेटी का ये कहना है कि अभी इस पर हम और विचार करना चाहते हैं, तो इसलिए वो विचार करने के लिए उन्होंने कुछ समय मांगा है और उस समय अवधि तक यह एडवर्टाइजमेंट पर और उसके दृष्टि से जो पैकेट्स पर जो वार्निंग लगनी थी उस पर तत्काल रोक लगी है। दरअसल अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति 2003 के सिगरेट और तंबाकू उत्पाद अधिनियम की जांच कर रही है। समिति के अध्यक्ष और बीजेपी नेता दिलीप गांधी का कहना है कि अभी तक देश में ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है जिसमें तंबाकू उत्पादों से कैंसर होने की बात साबित होती हो। समिति ने सुझाव दिया है कि नया रिसर्च आने तक पैकिंग में चेतावनी के दायरे को न बढ़ाया जाए, लेकिन कई विपक्षी दल सरकार पर तंबाकू लॉबी के हित में काम करने का आरोप लगा रहे हैं। It's most unfortunate that such a decision is taken by the chairman of this parliamentary panel. And whatever is the logic behind that decision, I think it do not stand the test of reason or scientific evidence which is available to us. कई रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में हर साल तंबाकू उत्पादों से 9 करोड़ लोग मौत के शिकार हो जाते हैं, लेकिन समिति के सांसदों को चिंता ये भी है कि कड़ी पाबंदियों का असर इस व्यवसाय से जुड़े करोड़ों लोगों पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर दिल्ली में सोमवार से चबाने वाले तंबाकू उत्पादों पर पाबंदी है, लेकिन राज्यसभा टीवी की पड़ताल में कई जगहों पर यह पाबंदी बेअसर दिखी। और यही नहीं, दिल्ली सरकार के इस आदेश को लागू करने वाली एजेंसियों के बीच भी तालमेल की कमी साफ नजर आई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको चबाने वाला तंबाकू आसानी से मिल जाएगा। यही आलम शहर के दूसरे हिस्सों में भी है। सरकारी पाबंदी के बावजूद ये उत्पाद धड़ल्ले से बिक रहे हैं। तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों की अपनी दलीलें हैं। हमारे सबकी तो रोजी रोटी यही है और इसको बंद करने के बाद में हम सब कहाँ जाएंगे। अब ये तो है नहीं कहीं सरकारी नौकरी हो या कोई नौकरी देने वाला हो। पाबंदी पर निगरानी का जिम्मा दिल्ली पुलिस का है, लेकिन पुलिस को पाबंदी की अधिसूचना अभी तक नहीं मिली है। स्वास्थ्य विभाग भी निगरानी के लिए टीम गठित नहीं कर पाया है। इसके लिए हम निगरानी कमेटीज बना रहे हैं, सभी विधानसभाओं में बनाएंगे और उसके अंदर लोगों को कहेंगे कि अपनी शिकायतें करें हमारे को, जो भी होगा। और हमारे पास जो फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उसको हमने कहा गया है कि जहां पर मिल रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले, और पुलिस को भी लिख दिया है। दिल्ली से सटे राज्यों में तंबाकू उत्पाद पर पाबंदी नहीं है, इसलिए भी दिल्ली में ये उत्पाद आसानी से हासिल है। दुकानों पे मिल जाता है गुटखा, तो जिस मर्जी दुकान पे ले लो, अभी मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है। दिल्ली सरकार ने खाली गुटखे को ही बैन किया है। यदि वो ये चाहते हैं कि भी नशाखोरी पर लगाम लगाया जाए तो गुटखे के साथ साथ इनको सिगरेट के ऊपर भी, क्योंकि उसमें भी तंबाकू होता है।
देश में सामने आने वाले कैंसर के मामलों में 40% मुंह का कैंसर है और इसकी बड़ी वजह तंबाकू है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने गुटखा बेचने और खरीदने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, लेकिन इससे पहले भी 2012 में आई सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद भी दिल्ली समेत कई राज्यों ने इसी तरह की रोक लगाई थी, जिसका बाद में गुटखा बनाने वाली कंपनियों ने पान मसाला और तंबाकू के पाउच को अलग कर तोड़ निकाल लिया था। तो ऐसे में कम संसाधनों से जूझ रही दिल्ली पुलिस और सरकार के लिए इसे लागू करा पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। कैमरामैन शिव के साथ विपिन चौहान, दिल्ली, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मसले पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान डॉक्टर मोनिका अरोरा हैं, जो कि डायरेक्टर हैं हेल्थ से और प्रमोशन से और PHFI से भी जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका मोनिका। सबसे पहला सवाल तो मेरा कि जिस तरीके 2003 में कमेटी बनती है संसद की और उसके जो अध्यक्ष हैं वो अगर ये कहते हैं 2015 में आकर किसी कोई रिसर्च नहीं है हमारे पास कि तंबाकू से कैंसर होता है, इसलिए उस एक सिर्फ वार्निंग सिस्टम को उसको भी डिले कर दिया जाता है। क्या मायने इसके, क्या इसका मतलब निकाला जाए? देखिए, इसके पीछे एक बैकग्राउंड रहा है। 2003 में ये एक्ट आया था और इसके रूल्स बने थे 2004 से। वार्निंग का रूल फर्स्ट टाइम बने थे 2008 में। तो तब से लेकर अभी तक हम ये डिले और डाइल्यूशन की कहानी सुनते आए हैं। सबसे पहले हमारा जो पार्लियामेंट एक्ट कहता था कि इस पे स्कल और क्रॉसबोन होना चाहिए, जो कि डेंजर का साइन है। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाया गया और उसको हटा दिया गया और उसके बाद जो फील्ड टेस्टेड वार्निंग्स थी उनको हटाकर बहुत ही माइल्ड वार्निंग्स लगाई गई, जिनका कोई मतलब नहीं था। एक स्कॉर्पियो लगाया गया उस पे, जबकि कैंसर का यूनिवर्सली साइन क्रैब है, तो उन वार्निंग्स का कोई सेंस नहीं था। और जब रिसर्च से फील्ड टेस्ट किया गया तो देखा गया कि उन वार्निंग्स का कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद कई पार्लियामेंट्री कमिटीज़ ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं और रिकमेंडेशंस दिए हैं। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ऑफ राज्यसभा है, जिसने 2013 में कहा है कि इन वार्निंग्स को स्ट्रॉन्ग करिए और 90% तक इसको बढ़ाना चाहिए। तो एक तो वो कमेटी की रिपोर्ट है। अब अगर 2015 में एक और कमेटी रिपोर्ट अपनी देती है तो उसको ये सारी पहले वाली रिपोर्ट स्टडी करके उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, क्योंकि ये तो बिल्कुल ऑपोजिट है। हमने पिछली 3 रिपोर्ट्स देखी हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज की, जो टबैको को कह रही हैं कि इस टबैको कंट्रोल स्ट्रॉन्गर करिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को हिदायत दे रही हैं। और ये 2015 में एक रिपोर्ट आती है जो कहती है कोई रिसर्च ही नहीं है। मैं यही समझना चाह रहा था, क्या इसका आधार जो है रिसर्च की, हिंदुस्तान में कोई ऐसी रिसर्च नहीं है? क्या जो फॉरेन या विदेशी रिसर्च है उनको हम दूसरे मानकों पर तौलते हैं? और क्या हमारे पास वाकई कोई ऐसे ऑथेंटिक डाटा नहीं है सरकारी तौर पर जिस पे कहा जाए कि नहीं इससे कैंसर होता है, इससे कई सारे रोग होते हैं, जिंदगी के साथ खिलवाड़ होता है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बीड़ी एंड स्मोकिंग पर एक रिपोर्ट बनी हुई है, जिसमें 15 स्टडीज हैं, जिसमें दिखाया गया है कि बीड़ी पीने से कैंसर होता है। एक मुंबई कोहॉर्ट स्टडी है कोई 1.5 लाख के करीब लोगों के साथ, जिसमें बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि सिगरेट स्मोकिंग और बीड़ी स्मोकिंग दोनों से कैंसर होता है, और इनफैक्ट बीड़ी स्मोकिंग से ज़्यादा कैंसर होता है। तो ये नहीं है कि रिसर्च नहीं है इंडिया में, इंडियन रिसर्च भी है और फॉरेन रिसर्च भी है, तो उसको क्यों नहीं हम देख सकते? क्योंकि क्या एक स्मोकर जो अमेरिका में स्मोक करता है उसको अलग तरह की बीमारी होगी, और क्योंकि इंडियन बीड़ी स्मोक कर रहा है तो टबैको उसको छोड़ देगा और कैंसर नहीं होगा उसको? तो कई बार जाए कि तमाम जो सरकारें, दल या फिर कमेटियां जब ये कहती हैं कि आम जनता के सामने किसे रोकने के प्रयास हम करेंगे, कठोर कदम उठाएंगे, वो महज रस्म अदायगी है। अगर सिर्फ वार्निंग सिस्टम है, कहूँ कि बैन करना डिफरेंट थिंग है, वार्निंग को ही अगर आप डिले करते चले आ रहे हैं लगातार। हाँ जी, तो यही है कि ये कोई 1960s में टबैको इंडस्ट्री का ट्रेंड होता था कि आप मांगिए, एविडेंस मांगिए साइंटिस्ट से कि वो पहले प्रूव करें कि कैंसर होता है, तब हम कहेंगे कि टबैको हार्मफुल है हेल्थ के लिए। लेकिन आज 2015 में हम ये नहीं कह सकते, जबकि हर किसी को पता है कि टबैको से कैंसर होता है। ये सिर्फ एक डिले करने का तरीका है कि आप 3 साल एक रिसर्च पर लगा दीजिए, जब तक उसके रिजल्ट्स आएंगे तब तक तो हम डिले कर ही लेंगे। तो क्या ये लॉबी जो है ये खुलेआम जिंदगी के साथ खेल रही है, और मैं कहूँ कि सपोर्ट भी मिलता दिख रहा है सरकारों की ओर से?
बिल्कुल, जब पूरा विश्व इस तरफ कह रहा है कि अब बहुत रिसर्च हो गई, अब एक्शन करिए। WHO ने एक ग्लोबल ट्रीटी बनाई है, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टबैको कंट्रोल, इंडिया उसकी सिग्नेटरी है। जब WHO कह रहा है कि बहुत एविडेंस है, अब एक्शन करना शुरू करिए, तो हम पीछे नहीं जा सकते इंडिया में रह के कि नहीं हमें और रिसर्च चाहिए। इट्स टाइम टू एक्ट। और बिल्कुल जिंदगियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हर रोज लोग मर रहे हैं। एक साल में अगर 9 लाख मौतें होती हैं सिर्फ स्मोकिंग से, और स्मोकलेस टबैको जो कि तंबाकू चबाने से कोई 3.5 लाख मौतें उससे होती हैं, तो ये नंबर कोई छोटा नहीं नंबर है जो हम इग्नोर कर सकें। और वहीं दूसरी हमने देखा दिल्ली जैसे राज्य में जहां पर सबसे ज्यादा मैं कहूं कि पढ़ा लिखा समाज है, तबका है, माना जाता है कि तमाम राज्यों से ज्यादा यहाँ पर अवेयरनेस है, उसके बावजूद रोक के बाद पहले दिन की तस्वीर आपने देखी। क्या यहाँ पर भी जो तमाम एजेंसियां हैं वो किसी एक आदेश को सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर दे रही हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना इसको लेकर कहीं कोई मैं कहूँ कि कोऑर्डिनेशन नहीं, और कोऑर्डिनेशन नहीं होना और कार्रवाई न करने के बाद भी उन एजेंसियों की क्या कोई जवाबदेही नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, पहले तो मैं दिल्ली सरकार को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि एक पॉलिटिकल विल तो है। अगर वो ऐसा एक अधिनियम लाए हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि हर तरह का तंबाकू जो च्यूएबल फॉर्म में है उसको बैन किया जाएगा, ये एक दूसरा लॉ है जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर है। और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि गुटखा एक फूड प्रोडक्ट है, और उस लॉ के हिसाब से किसी भी फूड प्रोडक्ट में तंबाकू नहीं मिलाया जा सकता। और जबकि देखा गया कि ये तंबाकू पाउडर और पान मसाला अलग अलग बिकने लगा और लोग उसको मिक्स करके फिर से इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसको बढ़ाकर हर च्यूएबल फॉर्म ऑफ टबैको पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो देखिए, काफ़ी स्टेट्स ने ऐसा किया है, महाराष्ट्र ने किया है, 10 राज्य अभी तक ऐसा कर चुके हैं। तो आज लॉ आया है, हम वही कहते हैं ओवरनाइट इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी लॉ एनफोर्सर्स की, और उसके लिए एनजीओज, हेल्थ एजेंसीज, पब्लिक हेल्थ एजेंसीज, काफ़ी टूल्स हैं हमारे पास ट्रेनिंग के लिए जो हम करते हैं। पुलिस, दिल्ली पुलिस के साथ हमने ट्रेनिंग्स की हुई हैं। तो आई एम हैप्पी कि एक पॉलिटिकल विल है इस तरफ, और इसको एक साल के लिए एक मुहिम की तरह चलाया गया है कि लोगों में अवेयरनेस आएगी कि अगर सरकार इसको बैन कर रही है तो इसका मतलब इसका घातक प्रभाव है। इन्हें अब करें कि खामियां जरूर हैं कोऑर्डिनेशन में, लेकिन वक्त के साथ शायद वो दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन कम से कम कदम उठाया गया, ये बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। भारतीय रेल कितनी बीमार, निजीकरण से होगा कितना सुधार। देखिए देश देशांतर, निजीकरण की राह, आज रात 8:30 बजे। कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में विशेष सीबीआई अदालत से जारी समन पर रोक लगा दी है। विशेष अदालत ने उन्हें बतौर आरोपी 8 अप्रैल को हाजिर होने के लिए समन भेजा था। सुप्रीम कोर्ट ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में मनमोहन सिंह को जारी समन के मामले में विशेष अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मनमोहन सिंह की ओर से वरिष्ठ वकीलों के एक पैनल ने अदालत में जिरह की। उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत पूर्व प्रधानमंत्री को तलब किए जाने की वैधता पर सवाल उठाए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने समन पर रोक लगा दी। This is a stay pending the decision of the issues by the Honorable Supreme Court because rule is always issued when the court finds a strong prima facie case. So notices were issued to the CBI? Yes, they have issued notices, which have been accepted. CBI has already accepted notice in court, and the Union of India has been allowed to be served. इससे पहले मनमोहन सिंह की ओर से कोर्ट में कहा गया था कि हिंडाल्को को कोल ब्लॉक आवंटन के पीछे उनका आपराधिक इरादा नहीं था, इसलिए भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत आरोप नहीं लगाए जा सकते। इस मामले में मनमोहन सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को भी पेशी से छूट मिल गई है। ये कहा गया कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी है
जबकि ना तो जो मटेरियल्स क्लोजर रिपोर्ट के साथ लगाए गए हैं उनमें कुछ बात है कि जिससे क्रिमिनल कंस्पिरेसी इंटरप्रेट की जाए। सरकार ने इसे कोर्ट की सामान्य प्रक्रिया बताया है। ये तो एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है और इसलिए हमने तो यही कहा था कि मनमोहन सिंह जी को कोर्ट के चौखट में कांग्रेस ने लाके खड़ा किया, क्योंकि घोटाला तो हुआ ही। सीबीआई की विशेष अदालत ने 11 मार्च को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला, पूर्व कोयला सचिव पीसी पारिक और 3 अन्य को आरोपी के तौर पर समन जारी किया था और उन्हें 8 अप्रैल को अदालत में पेश होने को कहा था। इससे पहले दिसंबर में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को विशेष अदालत ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद मनमोहन सिंह से सीबीआई ने उनके आवास पर जाकर पूछताछ की थी। ये मामला दरअसल 2005 में हिंडाल्को को ओडिशा में तालाबीरा 2 कोयला ब्लॉक आवंटन मामले से जुड़ा है। उस वक्त कोयला मंत्रालय का प्रभार तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास था। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतरिम तौर पर राहत मिल गई है, लेकिन स्थायी राहत उनको तभी मिलेगी जब इस पूरे मामले का निचली अदालत से निपटारा हो जाएगा। कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। बीजेपी अपने नेताओं के बयानों को लेकर एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर है। केंद्र सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ नस्ली टिप्पणी की है। कांग्रेस ने इसकी निंदा करते हुए उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने और प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की है। महिलाओं को लेकर दिए बयान के चलते आलोचना के दायरे में गोवा के मुख्यमंत्री भी आ गए। कोई नाइजीरियन लेडीज से ब्याह किए होते हैं, गोरी चमड़ा नाम था, तो क्या कांग्रेस पार्टी उसको नेतृत्व स्वीकारती क्या? बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बिहार के हाजीपुर में दिए इस बयान के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। इसमें वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लेकर नस्ली बातें करते दिख रहे हैं। कांग्रेस ने उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। दूसरे राजनीतिक दलों ने भी बयान की आलोचना की है। ये पहला मौका नहीं है जब गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दिया हो। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके लिए उनके ऊपर नफरत फैलाने का मामला दर्ज हुआ था। मैं समझ सकता हूं प्रधानमंत्री जी भाषण तो बहुत बढ़िया देते हैं कि ऐसे शब्दवाली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, परंतु जब एक केंद्र का मंत्री ही इस तरह का शब्दवाली का इस्तेमाल करता है तो प्रधानमंत्री जी को इस पे अपना बयान देना चाहिए। डर्टी पॉलिटिक्स, गंदी बात है ये सब, बिल्कुल ये सब गंदा संगठन है। ये बहुत आपत्तिजनक बयान है और ये बयान वो इसलिए इतनी हिम्मत करते हैं इनके जैसे लोग देने के लिए महिलाओं के बारे में, क्योंकि हमारे देश में कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट है ही नहीं जो उनकी जबान को रोके। मामले को तूल पकड़ता देख गिरिराज सिंह ने अपने बयान पर खेद जताया। उन्होंने इसे ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत बताया है। इसको किस ढंग से पेश किया गया ये एक अलग विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी चाहे सोनिया जी हों, चाहे राहुल जी हों या अन्य कोई, किसी को भी अगर मेरी बातों से दिल दुखा है, चोट पहुंचा है, तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। उधर गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर की भी नर्सों पर दिए बयान को लेकर आलोचना हो रही है। राज्य में आंदोलन कर रही नर्सों ने आरोप लगाया कि पार्सेकर ने उन्हें धूप में भूख हड़ताल नहीं करने की सलाह दी थी, क्योंकि इससे उनका रंग काला पड़ जाएगा। हालांकि लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेशकों से पूर्वी राज्यों में निवेश की अपील की है। राउरकेला स्टील प्लांट में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 महीने में देश में निराशा के बादल छटे हैं। प्रधानमंत्री ने पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया का जिक्र करते हुए कहा कि कोयला अब हीरा बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ओडिशा में विस्तारित राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि देश के पश्चिमी हिस्से की तरह पूर्वी हिस्से में भी विकास को रफ्तार देनी होगी। सरकार की सभी परियोजनाओं में पूर्वी राज्यों का खास ख्याल रखा जा रहा है। मेरा पूरा ध्यान इस बात पर है कि भारत का पूर्वी इलाका, उड़ीसा से लेकर के गुवाहाटी तक पूरा इलाका, ये कैसे सामर्थ्यवान बने, कैसे विकास की यात्रा में भागीदार बने। इसलिए सरकार की सारी योजनाएं विकास की दिशा में ले जाने का हमारा प्रयास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राउरकेला का स्टील देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने राउरकेला को
लघु भारत बताया, जिसने देश को इस्पात जैसी मजबूती दी है। प्रधानमंत्री ने स्टील उत्पादन में देश को नंबर 1 बनाने के लिए काम करने को कहा। देखते ही देखते हिंदुस्तान ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है इस्पात के उत्पादन में, लेकिन अभी भी हम चाइना से काफी पीछे हैं। और जब मैं मेक इन इंडिया की बात करता हूं तो हमें किसी के भी पीछे रहना मंजूर नहीं है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के राउरकेला कारखाने के विस्तार में 12,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अब कारखाने की उत्पादन क्षमता 2.5 गुना बढ़कर हर साल 45 लाख टन हो जाएगी। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद इस कारखाने में आने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कहा है कि कांग्रेस किसी भी कीमत पर एनडीए के भूमि बिल को मंजूर नहीं करेगी। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को लिखे पत्र में उन्होंने गडकरी पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। जयराम रमेश ने कहा है कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने यूपीए के कानून में 5 अहम प्रावधानों को रद्द किया है। बिल के विरोध में कांग्रेस 19 अप्रैल को दिल्ली में एक महारैली करने वाली है। कांग्रेस पार्टी सुदृढ़ है, अडिग है कि 2013 का कानून के बिना हम कोई और कानून नहीं चाहते। 2013 के कानून में हम संशोधन बिल्कुल नहीं चाहते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और उनके सहयोगियों की करीब 742 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। ईडी ने यह कार्रवाई एयरसेल मैक्सिस घोटाले में की है। गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन समेत कई आरोपी हैं। मारन पर आरोप है कि उन्होंने चेन्नई के सी शिवशंकर पर एयरसेल में हिस्सेदारी मैक्सिस को बेचने के लिए दबाव डाला था। कश्मीर में आज हुई ताजा बारिश से घाटी में बाढ़ का खतरा एक बार फिर से मंडराने लगा। हालांकि झेलम नदी के जलस्तर पर कमी जरूर आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में कुछ एक इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। इस बीच केंद्र सरकार ने हालात को नियंत्रण में बताया। पानी में डूबे घर और गलियां। श्रीनगर के रिहायशी इलाकों की ये तस्वीरें यहां रहने वालों की मुश्किलात की बानगी भर हैं। उस पर बुधवार को वादी में हुई बारिश ने यहां के बाशिंदों के जहन में बाढ़ के डर को बढ़ा दिया है। खौफ ही खौफ है, यहाँ गिर गए, हमारे मकान अंदर से दब गए हैं। ये खोखला है, अंदर 4 दीवारी है, बाकी बाहर से लग रहा है मकान अंदर से खोखले हो गए हैं साफ पानी से। पिछली बार बाढ़ आया था, कोई भरोसा नहीं था क्या हो रहा था उस टाइम। इस टाइम पता गवर्नमेंट को पूरा, इस टाइम बारिश भी आ रहा है, खतरा भी है, खौफ भी है। झेलम नदी के जलस्तर में बुधवार को गिरावट देखी गई, लेकिन अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो इसकी सहायक नदियां फिर से उफान पर आ सकती हैं। बकौल मौसम विभाग अगले 2 दिनों में भारी बारिश की आशंका बनी हुई है। पीर पंजल माउंटेन रेंज में मॉडरेट रेनफॉल तो होगा हर जगह, तो कुछ जगहों पे हेवी रेनफॉल भी होने का पूरा उम्मीद है। तो इसीलिए हमने वेदर वार्निंग जारी किया है कि 1 से लेकर 3 तारीख के लिए वार्निंग अभी भी वैलिड है। बाढ़ की आशंकाओं के मद्देनजर केंद्र ने हालात से निपटने के लिए और टीमें भेजने की बात कही है। कश्मीर में जो फ्लड को लेकर के वहाँ हंगामा करने का कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र से पूरा टीम भेजा गया है और आवश्यकता पड़ेगा तो उसका और भेजा जाएगा। और वहाँ के जम्मू कश्मीर का राज्य सरकार भी पूरा काम में लगे हुए हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष ने बाढ़ के मुद्दे पर अवरोध पैदा किया और फौरन राहत की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मोहम्मद बुहारी नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति होंगे। नाइजीरिया में पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की जीत हुई है। इस बीच मौजूदा राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने हार स्वीकार करते हुए मोहम्मद बुहारी को जीत की बधाई दी। नाइजीरिया के पूर्व सैन्य शासक मोहम्मद बुहारी ने करीब 20 लाख वोटों से राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन को करीब 20 लाख वोटों से हराया। बुहारी ने इस कामयाबी को जनता और लोकतंत्र की जीत बताया है। You have proven
to the world that we are a people who have embraced democracy. मौजूदा राष्ट्रपति गुडलक जोनाथन ने शांतिपूर्ण चुनाव को एक बड़ी उपलब्धि बताया है। I congratulate all Nigerians for successfully going through the process of the March 28 general elections with the commendable enthusiasm and commitment that was demonstrated nationwide. I also commend the security services for their role in ensuring that the elections were mostly peaceful and violence-free. बोको हराम जैसे आतंकवादी संगठनों के साये में जी रहे नाइजीरिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव कई मायनों में अहम रहे। ये पहला मौका है जब कोई सत्ताधारी राष्ट्रपति चुनाव हारा है। बुहारी को करीब 1,58,00,000 वोट मिले, जबकि मौजूदा राष्ट्रपति जोनाथन करीब 1,33,00,000 वोट हासिल कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आईसीसी ने मुस्तफा कमाल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इससे पहले आईसीसी को भेजे इस्तीफे में उन्होंने आईसीसी संविधान के दायरे में काम करने का मौका न देने का आरोप लगाया। गौरतलब है कि मुस्तफा कमाल को विश्व कप विजेता ऑस्ट्रेलिया को ट्रॉफी देने का मौका नहीं दिया गया था, जिससे खफा होकर वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी बीच में ही छोड़कर स्टेडियम से चले गए थे। आईसीसी चेयरमैन एन श्रीनिवासन ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान माइकल क्लार्क को ट्रॉफी सौंपी थी। खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।